दिखता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें प्रीति ने समय रहते विकास के बारे में कुछ बताया होता तो विकास आज जेल के सलाखों के पीछे होता। वसुधा ने पूछा, क्या छुपाया था प्रीति? आपसे क्या मैं जान सकती हूँ? इस पर करुणा जी ने कहा, दरअसल प्रीति के रहते मुझे कभी उसकी और विकास की जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यह शायद नींद चलते दिया। अफसोस मैं कभी महसूस नहीं कर पाई। अपनी बच्ची को दुख बस जो दिखता था उसी पर विश्वास कर लिया। और कहते कहते करुणा जी की आंखों भर आईं और वह सारी बातों के लिए खुद को ही दोषी मानने लगी। वसुधा उनको समझाते हुए कहा कि आप खुद को दोषी मत मानिए। जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो आपकी गलती भी क्या है? और अब बीती बातों को सोचकर परेशान होने से क्या होगा? क्या अब तो आपकी सिर्फ नंदिनी के बारे में सोचना चाहिए। कल्याणी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नंदिनी के बारे में तो सोचकर ही चुप रह गई, क्योंकि विकास के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। और वैसे भी अपनी बेटी को तो हम खो चुके थे, अब नंदिनी को हम नहीं खोना चाहते थे। और यही बात नंदिनी का हक दिलाने की दो, जिस इंसान ने इतने सालों में एक बार भी उसे अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली। भला उसे हक की उम्मीद क्या करना? उसकी नज़रें में तो सिर्फ बेटी एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान से क्या हक की उम्मीद की जाए? उस दिन कितनी आसानी से उसने प्रीति के चरित्र पर कीचड़ उछाल दी। यह सुनकर कहा करती कि नंदिनी उसकी बेटी नहीं है, कि ऐसे पिता के होने से उसका ना होना ही अच्छा है। वसुधा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। आप विज्ञान में इतनी तरक्की कर डाली है कि नंदिनी विकास की बेटी है या नहीं, इस बात का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पर कल्याणी जी ने कहा, यह बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अब नंदिनी को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास उसका पिता है या नहीं। अगर जांच करने से भी उसे पता चलता है, कौन सा वह नंदिनी को अपनी बेटी मान ही लेगा। उसको तो यही लगेगा कि हम लोग वैसे पैसे की खातिर किया है, यह सब कर रहे हैं। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, छीने नहीं जाते। वह ज़बरदस्ती करके सिर्फ रिश्तों का नाम मिलता है, उनका प्यार कभी नहीं मिलता। और अब तो नंदिनी ने भी विकास से मिलने के बाद यही मान लिया है कि माँ के साथ साथ उसने पिता को भी बचपन में ही खो दिया था। नंदिनी ने वसुधा की तरफ देखते हुए कहा, नानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने उनसे मिलकर सच में ही बिल्कुल बड़ी गलती की है। शायद मुझे उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। वह सदा से कहा, नंदिनी तुमने कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, जब बताना। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ तो हूँ मैं, भले सौतेली ही सही। बस उदय की बात सुनकर नंदिनी भी कहने लगी, आप गलत मत समझिए। आपके मन का दर्जा, आपका माँ का दर्जा में लेने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको माँ बनकर मेरा ना चाहते हुए भी इस इंसान से रिश्ता जुड़ जाएगा जिनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। वसुधा कुछ बोल नहीं पाई और कहने लगी, अब मुझे जाना होगा, काफ़ी देर हो चुकी है। ज़रूरत हुई तो हम फिर मिलेंगे। वसुधा को नंदिनी और करुणा जी से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। वसुधा, करुणा जी और नंदिनी तीनों ही अपने घर के लिए निकल आए। घर पहुंचकर नंदिनी ने आज किसी से बात कोई नहीं की थी, सीधे अपने कमरे में चली गई। काफ़ी समय तक यह बात सोचती रही कि किसी लड़की होना ही किसी पर बोझ बन जाना होता है। क्या सिर्फ लड़की होने का कारण कोई अपनी औलाद से मुंह मोड़ सकता है? कोई ऐसे इतना कैसे निठुर हो सकता है? नंदिनी के मन में यह सारी बातें बैठ सी गई थी। वह शांत रहने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाती। पर बस ही उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी थी। वह सोचती रहती, काश वह भी अपने माँ के साथ इस दुनिया से चली गई होती। नंदिनी बचपन से ही ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती थी, अपने दोस्तों के साथ ही जितना भी बोलती थी बस वह खुश रहती थी, लेकिन किसी और के साथ अपने आप को वह जोड़ नहीं
पाती थी। नाना नानी तो उसके बहुत प्यार करते थे, परंतु अपनी मामी सविता की आंखों में वह बहुत खटकती थी। बचपन में तो नंदिनी को कुछ नहीं समझ आता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, सब कुछ समझने लगी, तो उसे अपने आप पर कुछ समझ में आने लगा कि यह वह सिर्फ एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। सविता मामी का व्यवहार उसके लिए बहुत रूखा था, फिर भी वह मामी को खुश करने के लिए दिन रात लगी रहती थी। उसके मुंह में दो मीठे बोल सुनने की उम्मीद करती थी। जिस काम को करने का मन भी नहीं होता था, वह काम भी मामी के कहने पर वह कर देती थी। नंदिनी अपनी नानी कि सविता मामी की सारी बातें छुपा लेती थी, इसलिए सविता भी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती थी और उसे सारे काम नंदिनी से ही करवाती थी। मामी की डांट से कभी कोई दया भाव नहीं होता था उसके लिए, मन में भी कोई डांट सिर्फ मामी की भड़ास निकालने का साधन भी। डांट खाने के बाद कभी उसे प्यार के बोल सुनने को नहीं मिलते थे और मामी जब उसे बुरा कहती थी तो वह यही दिखाती थी कि उसे बुरा नहीं लगता और कमरे में जाकर घंटों रोती रहती थी। मामी ने तो उसे कभी ढंग से बात भी नहीं की। नाना नानी को सविता के अपने बच्चों पे और नंदिनी में भेदभाव साफ नजर आता था, मगर वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। नंदिनी बहुत समझदार शांत स्वभाव की लड़की थी, कम हंसना कम बोलना, घर के हर कार्य में सक्षम, एक संपूर्ण संपन्न लड़की थी। वह खूबसूरती में भी एकदम बेमिसाल थी, सुंदर इतनी थी कोई एक बार देख ले तो पलक झपकना भी भूल जाएगा। उसके चेहरे पर रहने वाली खामोशियों ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। समय बीत गया और नंदिनी की ग्रेजुएशन भी पूरा हो गई। हालांकि वह अपने पैरों पर भी खड़े होने के बाद ही शादी करना चाहती थी, लेकिन एक अच्छा रिश्ता मिलने के कारण और नाना राम स्वरूप जी अपने उम्र को देखते हुए ज़्यादा रुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह जानते थे कि नंदिनी के बारे में सोचने वाला कोई और भी नहीं है। करुणा जी ने भी नंदिनी के इस बारे में बात की और उसकी राय जानना चाहे तो नंदिनी ने भी अपनी सहमति दे दी। वैसे भी नंदिनी ने अपना नानी नाना की बात को कभी नहीं टाला था। नंदिनी यहाँ बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि मामी सिर्फ एक ही बात से खुश हो सकती है, वह है नंदिनी का इस घर से चले जाना। नंदिनी की पढ़ाई और उसकी शादी पर होने वाले खर्चों के कारण वह मामी की आंखों में छुपाती एकदम खटकती रहती थी। या अब नंदिनी अच्छी तरह से जानने लगी थी कि इन सभी कर्म में कारण नंदिनी ने भी इच्छा न होते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी। वह अपने मामा मामी और बोझ नहीं बनना चाहती थी। कुछ समय बाद नंदिनी को देखने वाले लड़के के माता पिता लड़का उदित और उसकी छोटी बहन शिवानी आए। करुणा जी ने नंदिनी के लिए बॉटम ग्रीन कलर के गोल्डन बॉर्डर के साथ एक साड़ी तैयार कराई थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। नंदिनी उसको पहनकर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी एकदम नज़र से ही नहीं भा रही थी। करुणा जी ने एक काला टीका नंदिनी के कान के पीछे लगा कर कहा, मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लग रही है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। तब नंदिनी को उदित के माता पिता और बहन ने देखा तो उन्हें नंदिनी बहुत पसंद आई। नंदिनी ने एक बार हल्की सी नज़र उठाकर लड़के की तरफ देखा तो लड़के देखते ही रह गई। उदित एक खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान था, गोरा रंग, काली आंखें, खूबसूरत काले बाल। उदित ब्लू कलर की जींस और वाइट शर्ट पहने हुए था, जिसमें वह गजब का स्मार्ट लग रहा था। उदित को देखकर नंदिनी का दिल भी एकदम से उस पर छा गया। उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो रही, अपनी धड़कनों को कंट्रोल में ही नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत लड़का मुझे देखने आ सकता है। उसे उदित पहली बार नज़र में ही पसंद आ गया था। उदित की बहन शिवानी तो नंदिनी को देखकर बहुत खुश थी।
उसने नंदिनी से बात भी की। नंदिनी को भी शिवानी अच्छी लगी थी। उसमें कोई बनावट नहीं थी। पूरा परिवार ही बहुत सभ्य परिवार था। नंदिनी को भी सभी लोग पसंद आए थे। नंदिनी सोच रही थी कि उदित भी मुझसे कुछ पूछेगा, पर उदित ने उसे कुछ भी नहीं पूछा। उदित की माताजी ने नंदिनी से बहुत प्यार से बातें की। उन्होंने जाते समय नंदिनी के सिर पर हाथ फेर दिया और रखा, और नंदिनी की नई नानी से कहा, मुझे अपने बेटे के लिए नंदिनी जैसी बहू ही चाहिए थी। नंदिनी बहुत पसंद है। हम जल्दी से कोई मुहूर्त देखकर आपको बता देंगे और हम जल्दी ही दोनों का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नंदिनी जल्द से जल्द हमारे घर में बहू बनकर आ जाए। मैं अपने सामने अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। हम लोग सब राजी हैं। रामस्वरूप जी ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। मेहमान जा चुके थे। नंदिनी के नाना नानी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और उदित, नंदिनी और वह आज बहुत खुश। नंदिनी भी आज बहुत खुश थी। साथ जीवन में पहली बार उसे एक लड़का पसंद आया था। एहसास हुआ था उदित पसंद आ गया था। उदित के परिवार वालों ने पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया तो 2 दिन बाद का मुहूर्त निकल गया। 2 दिन बाद उदित और नंदिनी का रिश्ता तय हो गया। नंदिनी तो खुश थी कि उसका एक अच्छे परिवार में रिश्ता हो गया, परंतु उदित इतना खुश नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने परिवार के दबाव में यह रिश्ता स्वीकार किया है। रिश्ता तय होने के समय भी वह चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उदित बहुत परेशान था। कोई बात भी नहीं थी जो उदित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। नंदिनी एक अच्छी लड़की थी और वह उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था। रिश्ता तय होने के 2 दिन बाद उदित ने नंदिनी को इस बारे में फ़ोन किया। उदित का फ़ोन देखकर नंदिनी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि शायद उदित उससे बात करना चाहता है। नंदिनी ने थोड़ा झिझकते हुए फ़ोन उठाया, क्योंकि कभी तक उसने अभी उदित से कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। उदित ने जिस बात को करने के लिए फ़ोन किया था, वह नंदिनी से वह बात कह नहीं पाया था। उसे डर था कि नंदिनी यह बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेगी। उसने उस दिन थोड़ी देर तक बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। नंदिनी को उदित का बात करने का तरीका बहुत पसंद आया था। वह मन ही मन उदित को चाहने लगी थी। 2-4 दिन बाद उदित ने फिर से फ़ोन किया और नंदिनी को मिलने के लिए बुलाया। ऐसा नहीं था कि नंदिनी उसे पसंद नहीं करती थी। नंदिनी उसे अच्छी लगी थी, परंतु वह नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी से ही शादी करना चाहता था। अगले दिन नंदिनी उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंची तो लाइट पिंक कलर के सूट में नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उदित उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी, तुम बहुत अच्छी हो, पर आज मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ। बात करने के लिए यहाँ बुलाया था, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे वह बात कैसे कहूँ। तो नंदिनी कहती है, आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तो उदित थोड़ी हिम्मत करके कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसका नाम निशा है। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। मैं निशा से ही शादी करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से किसी और लड़की के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंदिनी उदित की बात सुनकर हैरान रह गई। उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह अपने आप को संभालती हुई और थोड़ी हिम्मत करके उदित से कहती है, तो आपने घर वालों को इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो उदित ने कहा कि उसकी माताजी की तबीयत खराब थी और इस रिश्ता इतनी जल्दी से तय हुआ कि मुझे किसी से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी ही मौका देखकर अपने माता पिता
उससे इस बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता था। और नंदिनी आपको बताना चाहता था कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। इस पर नंदिनी कहती है कि अच्छा किया आपने मुझे जो बता दिया। आपको इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी जिससे आप प्यार करते हैं। थोड़ी हिम्मत करके अपने घर वालों को सब कुछ बता दीजिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। यह कहकर नंदिनी रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उदित की बात सुनकर नंदिनी को बहुत बड़ा धक्का लगा, परंतु उदित के सामने उसने ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि जैसे उसे बुरा नहीं लगा। शायद उसे अब सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी। इतनी बड़ी बात भी उसने चुपचाप सह ली। बाहर आती है उसका सिर चकराने लगा। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के ऊपर बहुत तेज वार किया हो। जब उसकी हिम्मत ही टूट गई और उसकी किस्मत ही खराब हो तो किसी और से क्या कहना। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके जीवन में यह खुशी के थोड़े से पल आए थे, वह भी बहुत जल्दी चले गए। यह सोच रही थी कि उसका जीवन ही बेकार है, उसके जीवन में कोई खुशियां नसीब नहीं होंगी। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंखें आगे अंधेरा सा छा गया। इस लड़के पर दौड़ते हुए वाहनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह सड़क पार करने लगी, वह एक गाड़ी से टकरा गई और बेहोश हो गई। नंदिनी का अब क्या होगा? क्या नंदिनी और उदित की शादी हो पाएगी? क्या उदित अपने घर वालों को सच बता पाएगा? देखिए इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।